नमस्कार। आज हमारे पास लायंस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी LCOI का एक काफ़ी दिलचस्प दस्तावेज है। जी। ये उनकी एक बड़ी पहल पर रोशनी डालता है। हाँ, बिल्कुल। ये पहल है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा सप्ताह, हुँ, और इससे जुड़े जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में फोकस एकदम साफ है। इमोशनल रेजिलियंस, कम्युनिटी केयर और सब लोगों के लिए, मतलब हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर वेलबींग। बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर अब खुलकर बात होने लगी है। तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि LCOI जैसा बड़ा संगठन इसे कैसे ज़मीनी स्तर पर ले जा रहा है, खासकर एक डेडिकेटेड वीक और अवार्ड्स प्रोग्राम के ज़रिए। हाँ, तो आज हम इस दस्तावेज की मदद से इस पूरी पहल की बनावट, इसके जो अलग अलग अवार्ड्स हैं और इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें छिपी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषज्ञ जी, ये पहल असल में है क्या? देखिए, ये है वैश्विक सेवा सप्ताह, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याणम। ओके। और ये 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। हम्म। आयोजक, जैसा आपने बताया, लायंस काउंसिल ऑफ इंडिया LCOI है। ओके। और दस्तावेज में उनके जो लीडर्स हैं उनका भी जिक्र है। अध्यक्ष जी बाबूराव, सचिव प्रवीण छाजेड़, कोषाध्यक्ष V विजया कुमार राजू और राष्ट्रीय समन्वयक नरेंद्र भंडारी। तो इन नामों का होना यह दिखाता है कि संगठन में ऊपर के लेवल पर इस पहल को लेकर काफी गंभीरता है। निश्चित रूप से किसी भी बड़े अभियान के लिए लीडरशिप का एक्टिव सपोर्ट तो जरूरी होता ही है। अच्छा, तो इस पहल की घोषित उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ एक सेवा सप्ताह आयोजित करना है या कुछ और भी? नए उद्देश्य तो काफी व्यापक हैं। असल में मुख्य लक्ष्य तो है भावनात्मक लचीलापन बढ़ाना, कम्युनिटी केयर को मजबूत करना और सभी एज ग्रुप्स में, मतलब सब में, ओवरऑल वेलनेस को बढ़ावा देना। एक तरह से कहा जाए तो एक मेंटली हेल्दी समाज की नींव रखना। हाँ हाँ। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो ये कि इस हफ्ते के दौरान जो असाधारण सेवा कार्य किए गए हैं उनको पहचानना और उन्हें पुरस्कृत करना। तो ये सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे काम को सराहने के लिए भी है। ये दिलचस्प है। सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि एक्सीलेंस को रिवॉर्ड करना। तो चलिए इन अवार्ड्स पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ये जानना अहम होगा कि किस तरह के एफर्ट्स को पहचाना जा रहा है। और यहीं पर देखिए, LCOI का नजरिया सामने आता है। वो केवल सेवा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, बल्कि क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट का स्केल, कोलैबोरेशन और ओवरऑल असर को मापने और पुरस्कृत करने के लिए एक पूरा डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, इनोवेशन और पार्टनरशिप को भी महत्व दे रहे हैं। तो ये पुरस्कार किन लेवल्स पर हैं? शुरुआत जिला स्तरीय पुरस्कारों से करते हैं। हाँ, जिला स्तर पर 4 मुख्य कैटेगरीज हैं। पहली है MHW स्टार डिस्ट्रिक्ट। ये ओवरऑल इम्पैक्ट को देखती है, मतलब किस जिले ने सभी एज ग्रुप्स को मिलाकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर डाला। इसमें शायद लाभार्थियों की संख्या, प्रोग्राम्स की वैरायटी, मीडिया कवरेज, ये सब चीजें शामिल होंगी। ओके, ओवरऑल इम्पैक्ट। दूसरी है MHW क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट लीडर। ये सीधे सीधे उस जिले के लिए है जिसने सबसे ज्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई। यहाँ फोकस बिल्कुल नंबर पर है। यानी एक हो गया समग्र प्रभाव के लिए और एक सीधे लाभार्थियों की संख्या के लिए। और बाकी दो कैटेगरीज? तीसरी है MHW उच्चतम लायन भागीदारी स्टार। ये उस जिले को सम्मानित करती है जहां सबसे ज्यादा लायन सदस्य वॉलंटियर्स के रूप में जुड़े और सबसे ज्यादा क्लब्स ने इस पहल में भाग लिया हो। ये एक तरह से संगठन की इंटरनल एक्टिविटी को दिखाता है। और चौथी, जो मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है, वो है MHW सहयोग स्टार। ये उन जिलों के लिए है जिन्होंने बाहरी संगठनों जैसे NGOs या सरकारी निकायों के साथ मिलकर सबसे अच्छी पार्टनरशिप की हो। ये सहयोग स्टार वाली बात थोड़ी ध्यान खींच रही है। क्या ये इस बात का संकेत है कि LCOI मानता है कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अकेले हल नहीं किए जा सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि संगठन ये समझता है कि जो जटिल सामाजिक मुद्दे हैं, खासकर मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव विषय पर काम करने के लिए मिलकर प्रयास करना बहुत जरूरी है। NGOs और सरकारी निकायों के पास स्पेशल एक्सपर्टीज या पहुंच हो सकती है। सही बात है। तो ऐसी पार्टनरशिप्स रिसोर्सेज को बढ़ाने और इम्पैक्ट को गहरा करने में मदद करती है, और इसको पुरस्कृत करना जाहिर है इस कोलैबोरेटिव अप्रोच को बढ़ावा देता है। समझ गए। तो जिला स्तर पर फोकस बड़े पैमाने पर प्रभाव, भागीदारी और साझेदारी पर है। अब क्लब स्तरीय पुरस्कारों की बात करते हैं।
दस्तावेज में तो इनकी एक लंबी लिस्ट है, 14 कैटेगरीज। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? क्या इससे प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगी? हाँ देखिए, 14 कैटेगरीज पहली नज़र में तो ज़्यादा लग सकती हैं, लेकिन ये शायद ज़मीनी स्तर पर होने वाले कामों की जो वैरायटी है उसको भी दिखाता है। मेरा अंदाजा है कि एलसीओआई इसके ज़रिए ये संदेश देना चाहता है कि मेंटल हेल्थ वेलनेस के लिए योगदान कई अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है और हर तरह के प्रयास का अपना महत्व है। तो इसे कॉम्प्लेक्सिटी के बजाय शायद एक इंक्लूसिव अप्रोच के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, तो इन 14 कैटेगरीज में किस तरह के काम शामिल हैं? क्या आप कुछ मेन थीम्स या ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं जिन पे फोकस किया गया है? ज़रूर ज़रूर। इन कैटेगरीज को कुछ मुख्य थीम्स में बांटा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। पहला है नवाचार और पहुंच, यानी इनोवेशन और आउटरीच। इसमें MHW इनोवेशन चैंपियन अवार्ड है, जो सबसे क्रिएटिव और ओरिजिनल पहल के लिए है, और MHW आउटरीच हीरो, जो बेस्ट प्रचार और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए है, जिसमें सोशल मीडिया और लोकल प्रेस कवरेज जैसे पहलू देखे जाएंगे। तो ये दिखाता है कि नए आइडियाज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को महत्व दिया जा रहा है। यानी नए तरीके सोचो और लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ। और क्या है? दूसरा बड़ा ग्रुप है स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स पर केंद्रित पहल। यहाँ युवाओं के लिए MHW यूथ वेलनेस लीडर, सीनियर सिटीजन्स के लिए MHW सिल्वर वेलनेस अवार्ड और एक MHW गोल्डन ईयर्स गार्डियन अवार्ड भी है, जो खास तौर पर बुजुर्गों के अकेलेपन और सम्मान पर फोकस करता है। अच्छा, महिलाओं और लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए MHW शक्ति सम्मान और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए MHW लिटिल माइंड्स नर्चरर और MHW टेंडर हार्ट्स अवार्ड, जो बच्चों के लिए सेफ माहौल बनाने पर केंद्रित है, जैसी कैटेगरीज हैं। तो ये दिखाता है कि LCOI समाज के अलग-अलग और अक्सर जो वल्नरेबल वर्ग हैं, उनकी ज़रूरतों को पहचान रहा है। ये वाकई एक टारगेटेड अप्रोच लग रही है। आजकल डिजिटल माध्यम तो बहुत अहम है, क्या उसके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। तीसरी थीम हम डिजिटल और मीडिया कह सकते हैं। इसमें MHW डिजिटल रीच चैंपियन है, जो सबसे प्रभावी ऑनलाइन मेंटल वेलनेस प्रोग्राम के लिए है। साथ ही एक MHW डिजिटल दर्पण अवार्ड भी है, जो ऑनलाइन मीटिंग्स या सेशंस के जरिए अवेयरनेस फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है। ओके। और एक MHW इम्पैक्ट लेंस अवार्ड है, जो सेवा सप्ताह की एक्टिविटीज पर बनी बेस्ट वीडियो के लिए है। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग की पावर को मान्यता देता है। और कोई खास थीम दिख रही है? हाँ, एक और जरूरी थीम है प्रोसेस और ओवरऑल वेलनेस। इसमें MHW डॉक्यूमेंटेशन एक्सीलेंस अवार्ड है, जो अच्छी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए। ये शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। इसके अलावा MHW वर्कप्लेस वेलनेस स्टार, यानी वर्कप्लेस पर वेलनेस, और MHW वेलनेस वाहिनी अवार्ड ओवरऑल वेलनेस प्रमोशन जैसी कैटेगरीज भी हैं। तो आप देख सकती हैं, ये सिर्फ एक दो तरह के काम नहीं, बल्कि मेंटल वेलनेस से जुड़े लगभग हर पहलू को कवर करने की कोशिश है। ये सचमुच बहुत व्यापक है। 14 कैटेगरीज भले ही ज्यादा लगे, पर यह साफ है कि वो जमीनी स्तर पर होने वाले हर छोटे बड़े, ट्रेडिशनल या नए, टारगेटेड या ब्रॉड, हर तरह के प्रयास को शामिल करना चाहते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन एक्सीलेंस अवार्ड खास तौर पे दिलचस्प है। ये दिखाता है कि प्रक्रिया का भी महत्व है, सिर्फ रिजल्ट का नहीं। निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि LCOI न केवल काम करने, बल्कि उसे ठीक से दर्ज करने, मापने और साझा करने को भी महत्व देता है, और ये भविष्य के लिए सीखने और सुधार करने में भी मदद करता है। कुल मिलाकर ये कैटेगरीज एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पेश करती हैं। अच्छा, तो ये सभी जिला और क्लब स्तर की जो गतिविधियां हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचानी जाएंगी? अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर चयन की एक प्रक्रिया है। हर जिला कैटेगरी में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से जो नॉमिनेशंस आएंगे, उनमें से 2 बेस्ट जिलों को चुना जाएगा। क्योंकि 4 जिला कैटेगरीज हैं, तो कुल 8 नेशनल जिला अवार्ड्स होंगे। और क्लब लेवल पर? क्लब लेवल पर हर 14 कैटेगरीज में 5 बेस्ट क्लब्स को नेशनल अवार्ड मिलेगा। इन्हें भी फिर से मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से आए नॉमिनेशंस में से ही चुना जाएगा। तो कुल मिलाकर 70 नेशनल क्लब अवार्ड्स, 14 कैटेगरीज इंटू 5 क्लब्स प्रति कैटेगरी हो गए। कुल 78 मुख्य राष्ट्रीय पुरस्कार। ये तो काफी बड़ी संख्या है। और जो क्लब या जिले जीत नहीं पाते, क्या उनके प्रयासों को भी कोई मान्यता मिलेगी? कुछ उनके लिए भी है? हाँ, ये अच्छी बात है कि दस्तावेज में साफ लिखा है कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से मिली बाकी सभी योग्य एंट्रीज को प्रशस्ति प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन दिए जाएंगे। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि हर योग्य प्रयास को किसी न किसी रूप में सराहा जाए, भले ही वो टॉप अवार्ड ना जीतें। इससे पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा मिलता है। ये जानना वाकई अच्छा लगा। अब आते हैं प्रोसेस पर।
अगर कोई क्लब या डिस्ट्रिक्ट इन अवार्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें क्या करना होगा? ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? थोड़ी लंबी लग रही है। हाँ, ये एक मल्टी लेवल सिलेक्शन प्रोसेस है जो थोड़ी डिटेल जरूर है। सबसे पहले क्लब अपनी एंट्रीज हर कैटेगरी में मैक्सिमम एक अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट को भेजते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट इन क्लब एंट्रीज को रिव्यू करता है और हर कैटेगरी से मैक्सिमम 2 बेस्ट एंट्रीज चुनकर उन्हें अगले लेवल यानी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल MCC को भेजता है। MCC, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये क्या होता है? हाँ, MCC यानी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये कई डिस्ट्रिक्ट्स का एक समूह होता है। एक तरह से रीजनल कोऑर्डिनेशन का काम करता है ये। लायंस संगठन में ये एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक है, तो क्लब की एंट्रीज डिस्ट्रिक्ट से होकर MCC तक पहुंचती हैं। और डिस्ट्रिक्ट अपनी खुद की जिला स्तरीय एंट्रीज के लिए क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट अपनी जिला स्तरीय एंट्रीज हर कैटेगरी में एक सीधे MCC को भेजते हैं। अब MCC के पास क्लबों और डिस्ट्रिक्ट्स दोनों की एंट्रीज होती हैं। MCC फिर क्लबों से मिली एंट्रीज में से हर कैटेगरी से 5 और डिस्ट्रिक्ट से मिली एंट्रीज में से हर कैटेगरी से 2 चुनकर फाइनल सिलेक्शन के लिए नेशनल लेवल पर LCOI को भेजता है और अंत में LCOI विजेताओं की घोषणा करता है। ये तो काफी फिल्टर्स वाली प्रक्रिया लग रही है। कितने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें शामिल? दस्तावेज के अनुसार कुल 12 मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर MD से MCC ज्यादा से ज्यादा 70 क्लब एंट्रीज 14 कैटेगरीज इंटू 5 और 8 डिस्ट्रिक्ट एंट्रीज 4 कैटेगरीज इंटू 2 LCOI को भेजेगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस को संभालने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन क्या रखी गई है? टाइमलाइन काफी महत्वपूर्ण है और थोड़ी सख्त भी लग रही है। सेवा सप्ताह 4 से 12 अक्टूबर तक है। क्लबों और डिस्ट्रिक्ट्स को अपनी एंट्रीज 25 अक्टूबर तक जमा करनी है। सिर्फ 25 अक्टूबर तक? हाँ, और MCC को सिलेक्टेड एंट्रीज 5 नवंबर तक LCOI को भेजनी है और LCOI द्वारा विजेताओं की घोषणा 25 नवंबर को की जाएगी। 12 अक्टूबर को हफ्ता खत्म और 25 अक्टूबर तक पहली रेड लाइन। ये तो सिर्फ 13 दिन का समय हुआ रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने के लिए। क्या ये प्रैक्टिकल है, खासकर छोटे क्लबों के लिए जिनके पास शायद डेडिकेटेड रिसोर्सेज ना हो? ये तो बहुत टाइट है। ये एक बिल्कुल जायज चिंता है। टाइमलाइन निश्चित रूप से चैलेंजिंग है। ये क्लबों और जिलों पर एक तरह का दबाव डालता है कि वो सेवा सप्ताह के दौरान ही डॉक्यूमेंटेशन का काम साथ साथ करते रहें और तुरंत रिपोर्ट तैयार करें। हालांकि इसका एक पॉजिटिव पहलू ये हो सकता है कि ये सुनिश्चित करता है कि जानकारी ताज़ा हो और प्रोसेस में ज़्यादा देरी ना हो। लेकिन हाँ, छोटे क्लबों के लिए ये एक एक्स्ट्रा चैलेंज हो सकता है। ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की परीक्षा भी है। सही कहा आपने। सही कहा। अब अप्लाई करते समय और किन बातों का ध्यान रखना होगा? एलिजिबिलिटी और इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया क्या हैं? एलिजिबिलिटी के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, प्रोजेक्ट्स केवल सेवा सप्ताह 4-12 अक्टूबर 2025 के दौरान ही आयोजित किए जाने चाहिए। पुरानी या बाद की एक्टिविटीज नहीं चलेगी। ओके। दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट LCI की वेबसाइट पर अपलोड करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। LCI वेबसाइट, LCI क्या है और ये अनिवार्यता क्यों रखी गई है? LCI का मतलब है लायंस क्लब्स इंटरनेशनल। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ये LCOI की इंटरनेशनल पेरेंट बॉडी है। अब LCI वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित करता है। दूसरा, ये सभी एक्टिविटीज को ग्लोबल लायंस डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करता है, जिससे इम्पैक्ट का ग्लोबल लेवल पर असेसमेंट किया जा सके। और ये LCOI की एक्टिविटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर भी रखता है। समझ गई। तो ये ग्लोबल रिपोर्टिंग का हिस्सा है और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन किन आधारों पर किया जाएगा? क्या क्राइटेरिया है? मूल्यांकन के 4 मुख्य क्राइटेरिया बताए गए हैं। पहला है पहुंच, रीच। कितने लोगों तक पहुंचे, किस स्केल पर काम हुआ और कितनी विजिबिलिटी मिली। दूसरा है रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण। रिपोर्ट कितनी साफ है और जो दावे किए गए हैं उनके सपोर्ट में कितने पक्के सबूत जैसे फोटोज, मीडिया कवरेज, प्रशंसा पत्र वगैरह दिए गए हैं। और ये ध्यान रखना होगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। हाँ, ये जरूरी है। तीसरा है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। सर्विस देने का तरीका कितना यूनिक और नया था, कुछ हटके किया या नहीं। और चौथा है स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या है? क्या इसका असर सिर्फ 1 हफ्ते तक ही सीमित है या आगे भी जारी रहने की उम्मीद है? हाँ, स्थिरता का क्राइटेरिया यहाँ फिर से आ गया। ये वाकई महत्वपूर्ण लगता है।
LCOI सिर्फ एक बार की गतिविधि नहीं बल्कि स्थायी प्रभाव चाहता है ना? बिल्कुल, ये क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल देता है। ये दिखाता है कि LCOI सिर्फ एक हफ्ते के आयोजन से आगे देख रहा है। वे उन प्रोजेक्ट्स को वैल्यू दे रहे हैं जिनमें लंबे समय तक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने की क्षमता हो, और ये मेंटल हेल्थ जैसे मुद्दे के लिए तो खास तौर पर रिलेवेंट है, जहां लगातार सपोर्ट और अवेयरनेस की जरूरत होती है। तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल प्रोसेस बनाने की ओर इशारा करता है। आवेदन के लिए कोई खास फॉर्मेट भी तय किया गया है क्या? हाँ, एक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है जिसका इस्तेमाल सभी लेवल्स पर किया जाना है। इसमें क्लब डिस्ट्रिक्ट का नाम, कैटेगरी, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, 200 शब्दों की एक समरी, इम्पैक्ट और आउटकम्स जिसमें लाभार्थी और सस्टेनेबिलिटी दोनों बताने हैं, मैंडेटरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एक डिक्लेरेशन शामिल है। ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट इवैल्यूएशन प्रोसेस को फेयर और कंसिस्टेंट बनाने में मदद करेगा। बहुत बढ़िया। तो हमने लायंस काउंसिल ऑफ इंडिया की इस मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा सप्ताह पहल और इसके अवार्ड प्रोग्राम का काफी डिटेल्ड विश्लेषण किया। संक्षेप में कहूं तो LCOI 4 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच न सिर्फ एक फोकस सेवा सप्ताह चला रहा है बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मल्टी लेवल अवार्ड सिस्टम के जरिए अलग अलग तरह के प्रयासों को बड़े पैमाने पर प्रभाव से लेकर इनोवेशन, कोलैबोरेशन और स्पेसिफिक कम्युनिटी फोकस तक पहचानने और प्रोत्साहित करने का इरादा रखता है। हाँ, बिल्कुल। और LCOI पर अनिवार्य रिपोर्टिंग और स्थिरता जैसे क्राइटेरिया पर जोर ये भी दिखाता है कि वे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को लेकर कितने गंभीर है। हाँ, और ये पहल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सर्विस क्लब्स की क्षमता को उजागर करती है कि वे मेंटल हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण और अक्सर उपेक्षित मुद्दे को कम्युनिटी लेवल पे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अवार्ड्स का स्ट्रक्चर, खासकर क्लब लेवल पर कैटेगरीज की जो डाइवर्सिटी है, वो ये दर्शाती है कि मेंटल वेलनेस के लिए कोई एक सही तरीका नहीं है, बल्कि अलग अलग अप्रोच और कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यूबल हैं। ये ज़मीनी स्तर पर क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन यहाँ एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। ये सेवा सप्ताह और अवार्ड प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण कदम है, पर सवाल ये है कि इस एक हफ्ते की एनर्जी और रिकॉग्निशन से आगे बढ़ के हम समुदायों में मानसिक कल्याण के लिए एक स्थायी, सस्टेनेबल सपोर्ट और जागरूकता का माहौल कैसे बना सकते हैं। ये प्रयास जिन्हें सप्ताह के दौरान सराहा जाएगा, वो किस तरह लॉन्ग टर्म बदलाव की नींव बन सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।